नमस्कार साथियों, मैं लेखनी पुट्टे सामवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्टार्ट किया ल्यूसेंट सीरीज जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हमारा भाग 5 में राष्ट्रपति चल रहा है। चलिए चलते हैं राष्ट्रपति में। कुछ आर्टिकल हो चुके उसमें भी आइए। देखिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम पढ़ चुके थे क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 52 अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो क्या करता है, ये बताता है कि उस पद को दर्शाता है। बात करें 53 की, तो 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। इसी में हमने हमने देखा था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा, प्रधान सेनापति होगा, सुप्रीम कमांडर। ओके, फिर अगली बात करें 54 की, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में जब इलेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है उनका चुनाव, हमारे प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं, तो उनका मंडल जाना था कि उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। हमने पता किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन से, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 2 थी, दिल्ली और पांडिचेरी। सभी निर्वाचित, जिसमें विधान परिषद भाग नहीं लेती। बात करें किसकी, हमने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को जाना था कि क्या है प्रक्रिया, बहुत अच्छे से जाना था कि चुनाव होता कैसा था, अप्रत्यक्ष से, और दूसरा गुप्त मतदान, तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें हमने बताया था कि इतना कोटा प्राप्त करने के लिए एक एकल संक्रमणी मत पद्धति के तहत ये वोट डलते हैं, जिसमें तीनों को, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर खड़े हैं ABC, तो उनमें सबको प्रायोरिटी के हिसाब से वोट डाला जाता है। जैसे हमारे प्राथमिकता के हिसाब से हम डालते थे वोट कि A पहले नंबर पे, हमारी प्राथमिकता A है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम किसी को राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे तो वो B, ऐसे हमने बताया था क्रमबद्ध। चलिए ठीक है, बात करें 56 अनुच्छेद 56 जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का था, 5 साल का। तो हमारे यहाँ सामान्यतः सभी जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। ओके, बाकी हम देखते हैं अगला आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है, आर्टिकल 57 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का पुनर्नियोजन मतलब पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति देखिए एक बार चुनने के बाद दूसरी बार भी बन सकता है, और सबसे बड़ी बात संविधान में ये भी वर्णित नहीं है कि कितनी बार बन सकता है, वो जितनी बार भी चाहे तब बन सकता है, मतलब अगर वो चुनाव मतलब उस उम्मीदवारी के पद पे खड़ा होता है तो। हालांकि हमारे यहाँ पर अभी तक ज़्यादातर ऐसा हुआ नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा बार बने हों, एक या 2 बार से ज़्यादा नहीं बने हैं। बात करें हम कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ वर्णन भी नहीं है कि कितनी बार बन सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति अमेरिका के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े नहीं होते, और चुनाव में आने के बाद 2 बार बनने के बाद फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो वो कितनी भी बार बन सकता है, क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति 1 बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है, तो वो कितनी भी बार बन सकता है। हालांकि हमारे यहाँ पे ऐसी प्रथा होती नहीं कि अभी तक ऐसा दिखा नहीं कि रेगुलर बहुत ज़्यादा बार बने हैं, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। बात करें 58 की, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी योग्यता के लिए, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इनकी कुछ योग्यताओं को हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति, पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति कैसा है होना चाहिए, राष्ट्रपति
योग्यता राष्ट्रपति की देख लेते हैं। तो क्या है, भारत का वो नागरिक हो, तो पहली डिमांड मतलब पहली योग्यता अगर राष्ट्रपति बनने के लिए किसी के लिए है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात करें, क्या है दूसरा? दूसरा उसकी आयु, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष। ठीक, तो हमारे यहाँ पे 35 वर्ष से कम का कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, तो ये उनकी योग्यता है। तीसरा, लोकसभा के सदस्य रखने की क्षमता रखता हो या संसद की सदस्यता रखने की योग्यता कैसा रखना हो। अब ऐसा नहीं कि सदस्य हो, अब ये इसमें लिखा जरूर कि संसद की सदस्य रखने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, बस ये नहीं होना चाहिए कि वो संसद में का कोई भी मेंबर हो, सदस्य ना हो, बस योग्यता हो। ठीक, और बात करें, किसी लाभ के पद में ना हो। देखो, लाभ का पद क्या होगा ये हमारे संविधान में ज्यादा इसके बारे में विस्तृत विवरण तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 102 में थोड़ा हमें पता चलता है कि लाभ का पद होगा तो क्या होगा। तो उसमें यह है कि जो भी कोई सरकारी, जिससे सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, मतलब कोई भी अधिकारी तो नहीं है जो सरकार से क्या लेता हो, शुल्क लेता हो, वेतन लेता हो, तो ऐसा कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो। लेकिन उपराष्ट्रपति, मंत्री, ये सब किसके लाभ, राज्यपाल, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। ओके, क्लियर। तो लाभ के पद में सरकारी कोई भी वेतन युक्त वाला कोई भी काम ना कर रहे हैं। ठीक, और इसमें देखिए उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते। तो ये क्या बात हो गई, हमने ये योग्यता जान ली। इसमें क्या होता है कि जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जा रहा है ना, तो 50 लोग क्या होने चाहिए, उसके समर्थक होना चाहिए, जिसे अनुमोदक कहते हैं, और 50 लोग प्रस्तावक। तो जब इलेक्शन, मतलब उनका जब भी वो होता है, चयन होता है, चुनाव होता है, जो हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसमें 50 कैसे होने चाहिए व्यक्ति, 50 जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उसके क्या होने चाहिए, समर्थक, जिसे प्रस्तावक भी बोलते हैं। 50 लोग समर्थक, 50 लोग प्रस्तावक। ठीक, तो दोनों मिला के, और दूसरा इनकी क्या राशि होती, 25,000, सॉरी 15,000 रुपये उनको जमानत राशि होती है, वो जमा करते हैं। पहले कम थी, 2500 करीब थी, अभी 15,000 है। क्लियर, यहाँ पर चीजें क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कहाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद, राष्ट्रपति के पद की कुछ शर्तें हैं, मतलब शर्तें, अगर वो राष्ट्रपति पद पर आ रहा है तो क्या होना चाहिए, उसकी कुछ शर्तें बताएंगे कि राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, संविधान का पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, लाभ का पद, यहाँ पर भी बात की गई कि लाभ का पद धारण ना किए हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए। क्लियर, तो ये शर्तें, अगर बात, ये देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिए, आर्टिकल 59, जिसमें शर्तें हैं, जिसमें बात की गई कि राष्ट्रपति संवैधानिक चीजों का पालन करे, और दूसरा क्या, लाभ का पद धारण ना करे। यहाँ हमने योग्यता में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी यही बात कही गई है। क्लियर, अब देखते हैं शपथ। राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो यहाँ पर राष्ट्रपति किसके समक्ष अगर शपथ लेता है, सुप्रीम कोर्ट के CGI, मतलब
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है, उनका पद खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश सबसे बड़े न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और अच्छा, मैं एक और चीज पढ़ी थी, कहाँ पे, अनुसूची क्या, अनुसूची 3 में पढ़ी थी शपथ, है ना? तो वो किन के लिए थी? राष्ट्रपति के लिए नहीं थी वो, और जैसे मंत्रियों के लिए थी, प्रधानमंत्री, इन सब की शपथ के बारे में था। जो भी मंत्री शपथ लेंगे वो कहाँ लेंगे? अनुसूची 3 में। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किनकी, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए स्पेशली आर्टिकल है कि शपथ कहाँ पे लेंगे वो? सीजीआई के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे उनके सामने, और अनुच्छेद 7। ठीक। अब एक सेट में आते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? पहले तो देखो, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन कर दे तो क्या कहलाएगा वो, मतलब संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाता है। और होता कैसे होगा, उल्लंघन कैसे करते होंगे? हाँ, कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि अगर वो मंत्रिमंडल की बात ना माने, बहुत बार ऐसा उनकी चीजें ना हो फॉलो की है, क्योंकि ज्यादातर वो काम किनकी सलाह से करते हैं? मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। अगर कभी नहीं माने तो वो उसको एक इनडायरेक्ट वे में कह देते हैं कि संविधान का उल्लंघन किया है। तो राष्ट्रपति के पर महाभियोग का कैसा, महाभियोग संविधान का उल्लंघन अगर कभी आए कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो कैसे, किस कारण से लगेगा? तो संविधान का उल्लंघन या कदाचार, जिसे कदाचार भी बोलते हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा जान लें कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है। हम कोड चेंज कर लें। ओके, देखो संविधान में हमने क्या देख रहे हैं, महाभियोग अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग, ये जान लो थोड़ा क्या होता है इसमें। संविधान के उल्लंघन पर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के संबंध में है। अब बात करें कि ये होता कैसे है, ये महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी। तो पहले ना एक बिल मतलब पारित किया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले ना सूचना दी जाएगी। 14 दिन पहले कितना सूचना दी जाएगी, और 1/4 सदस्य द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बिल पार, मतलब ये महाभियोग वाला बिल आ जाएगा उनके, एक कहना चाहिए पारित करेंगे ये। तो वो 1/4 लोग क्या करना चाहिए, उसमें समर्थन करना चाहिए कि हाँ, कितने, 25% जिसको कहेंगे, 25% लोग इसके लिए तैयार हो कि हाँ, इन पर इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो क्या होना चाहिए, इन पर संविधान महाभियोग लगाना चाहिए, जो हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ सूचना दे दिया, तो फिर हमारे पास आएगा ये लोकसभा में। लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में लोकसभा में सभी लोग अगर इनके खिलाफ वोट दे देते हैं, किनके, राष्ट्रपति जी के खिलाफ, कितने देंगे, 2/3। 2/3 कितना होता है, 66%। तो 2/3 वोट यहाँ पर पड़ गए। अब क्या होगा, राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा में क्या होगा कि देखो यहाँ पर तो जांच नहीं हुई कि जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है क्या वो सही है कि नहीं, लेकिन राज्यसभा में मान लो आया कि हाँ, महाभियोग लगाया जा रहा है, तो वहां पे जो है राष्ट्रपति का कोई क्या होगा, राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा किसी को चुना हुआ, कि हाँ मतलब मेरे तरफ से वो करे, मतलब मेरी तरफ से बचाव करे, तो वो अपने क्या भेजेंगे, एक व्यक्ति को अपने तरफ से भेजते हैं। तो वहां पे जांच होती है और पाया गया कि नहीं, संविधान का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर भी अगर 2/3 मत मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या मान लिया जाता है,
पदस्थ मतलब उनको हटा दिया जाता है। यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया संपन्न, क्योंकि राष्ट्रपति पर ही लग रही थी। क्लियर? तो एक तो हमने 1/4 पढ़ा, फिर 2/3 पढ़ा वोट, और ये कैसा है, 14 दिन पहले होनी चाहिए। ओके, और कौन सी चीज नहीं बताई मैंने? चलो ठीक, क्लियर। इतनी चीज ये है कि राष्ट्रपति, हाँ अब ये है एक चीज और बताने, राष्ट्रपति के जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। बताओ कौन कौन लेते होंगे। हमने जब वो पढ़ा कि उनका निर्वाचक मंडल है, जिसमें उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते थे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर महाभियोग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, जो निर्वाचित नहीं, वो मनोनीत वाले भी लेंगे, जो 12 सदस्य होते हैं ना राज्यसभा में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, महाभियोग में वो सदस्य भी भाग लेंगे, लेकिन इसमें विधानसभा भाग नहीं लेगी, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग और पूरे लोग। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। तो 62 में क्या करें, राष्ट्रपति के रिक्ति के पद पर संबंध। क्या है रिक्ति के पद के समय भरने की समय सीमा? तो राष्ट्रपति मान लीजिए पद मतलब हट जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक आकस्मिक रूप से उनकी पद रिक्त हो जाता है, तो कितने महीने में भर जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर, है ना। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होकर बन जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति पद बना हुआ है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसके पहले से ही चुनाव हो जाएंगे। तब तक जब तक राष्ट्रपति का पद हटने वाला होगा ना, तब तक राष्ट्रपति का सिलेक्शन हो चुका होगा और क्या होगा, निर्वाचन हो चुका होगा, और जैसे राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा हुआ उस समय वो अपनी शपथ ले लेगा। कौन सा? दूसरा राष्ट्रपति। तो यहाँ पे पद रिक्ति के संबंध में समय सीमा 6 महीने के अंदर शीघ्र ही क्या हो जाता है, चाहे जो भी कारण, देखो राष्ट्रपति पद रिक्ति के बहुत से कारण होते हैं, स्वेच्छा से त्याग दे दे, या फिर महाभियोग प्रक्रिया हो जाए, या फिर मृत्यु हो जाए, ठीक। तो कुछ भी हो सकता है, आकस्मिक रूप से भी हट सकते हैं, अचानक से, जैसे 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल में हट गए, फिर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति शीघ्र से शीघ्र। तो ठीक, क्लियर। यहाँ पर हमने 3 चीजें पढ़ ली कि नहीं, मतलब हमें जो चीजें समझने वाली थी, एक तो महाभियोग, और क्या था इसमें समझने का, बस पुनर्निर्वाचन, बस यही था। 2 शपथ का था, शपथ किसके सामने ली थी, और अगर मान लीजिए इनके चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो कहाँ जाएंगे, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो हम जाएंगे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, बनाए तो हैं राष्ट्रपति जी को, तो उनके कुछ पावर भी तो देंगे। अब भाई भारत राष्ट्र का प्रमुख है वो। चलिए, तो कार्यपालिकीय शक्तियों में हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां, यहाँ पे हमने आर्टिकल लिख दिए हैं। क्या है ये? आर्टिकल 74 है। 74 में हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें, हमने एक पढ़ा था कि 53, जिसमें संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे काम करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये आर्टिकल 74 की बात कर रहा है। 77 में क्या है? आर्टिकल 77 में है कि राष्ट्रपति जो है, जो भी काम करेगा किनके नाम पे करेगा? राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। 78 में क्या है? 78 में राष्ट्रपति जो है संसद की कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है ना, उनसे वहाँ की प्रक्रिया के बारे में क्या मांग सकती है, मतलब उनकी वो पूरी रिपोर्ट मांग सकता है कि वहाँ पे संसद में कोई भी काम चल रहा है तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। और ये 78 अकेला नहीं है, 78 बी है। तो ये कार्यपालिकी शक्ति है। बात करें मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार है उनके पास, पूरे मंत्रिपरिषद को जो है गठन करते हैं वो, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि उनको मुखिया बनाने के बाद मंत्रिपरिषद का गठन, बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो सीजीआई हैं उनकी भी नियुक्ति वही करते हैं, और हम देखेंगे कैग की नियुक्ति करते हैं, जितने आयोग है पूरी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिमंडल पूरा गठन करते हैं। जितने आयोग देखोगे ना आप, कैसे महिला वाला आयोग, मतलब पिछड़ा क्या कहते हैं, ओबीसी वाला पिछड़ा वर्ग आयोग,
मानव अधिकार आयोग, जितने भी आयोग हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे जो आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये ना सोचो कि किन किन चीज। तो नियुक्तियां किस पे आ रही है, नियुक्ति जिनको वो कर रहे हैं वो कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत आती है। यहाँ पे तुम लोग ये पढ़ो कि नियुक्ति अगर हो रही है तो वो कार्यपालिकी शक्ति में आ रही है, ठीक है, जैसे भी हो, पद से हटाना भी हो रहा है तो वो कार्यपालिकी शक्ति में आ रहा है। यहाँ पे दो राज्यों के मध्य क्या कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में। क्या होता है कि दो राज्य हैं, दो राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए हमने एक परिषद गठन की। तो इसका गठन भी कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। विधायी में क्या है, संसद के दोनों सदनों का गठन कर रहे हैं वो। क्या है, संसद के कौन कौन से सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग भी कर सकता है वो, ठीक, वो भी किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पर। बात करें संसद का सत्र बुलाना, कोई भी सत्र अगर बैठक करनी है तो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति जी। और संबोधन, स्पीच भी वही देते हैं, पहली स्पीच राष्ट्रपति जी जब चाहे वो दे सकते हैं। ओके, तो संबोधन। बात करें नामांकन की शक्ति क्या है, ये तो हमने बताया था कि राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन कौन करते हैं। हाँ, कला अलग, कला, साहित्य, खेल, इन सब के आधार पे, विज्ञान, वाणिज्य, क्लियर। तो यहाँ पे नामांकन ये विधायी शक्तियों में आ रहा है। विधेयक की स्वीकृति देने, रोकने और वापस भेजने, हम ये इसमें वीटो पावर में पढ़ेंगे ये। तो विधेयक, कोई भी बिल आया तो उसके पास, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो स्वीकृति दे, नहीं दे या रोक ले। बात करें धन विधेयक के संबंध में भी हमें राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी होती है, हालांकि वो बाध्यकारी नहीं होती। वित्तीय शक्तियां, लेकिन हमें अनुमति लेनी जरूरी है। वित्तीय शक्तियां, अध्यादेश, अध्यादेश तो हमने बताया था कि जब संसद में कोई सत्र न चल रहा हो तो क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन, जब कोई विधेयक, कोई भी कानून पर दोनों सदन राजी नहीं है तो वो दोनों के साथ में बैठक ले सकता है, कैसे, लोकसभा और राज्यसभा को, क्लियर। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां ये हम पता है आर्टिकल 72 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे जान लो कि राष्ट्रपति के पास देखो ये वाली पावर है, पूर्ण माफी, जिसे पर्डन कहते हैं, इंग्लिश में नाम याद कर लेना, ठीक है। रूपांतरण, किसी, देखो पूर्ण माफी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति से अगर ये वाला मांगता है कि, क्योंकि ये होता है 3-4 चीजों में के मामले में ही होती है, सैन्य मामलों में, सैन्य के मामले आएंगे, या फिर संघीय मामले, उन सब के लिए ही ये हम क्या लगा सकते हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं। जैसे फांसी का जो मामला है, फांसी रुकवानी है ना, तो राष्ट्रपति को हम वो कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, क्लियर। तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ले सकते हैं रुकवाने के लिए। तो पूर्ण माफी, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और मतलब बड़े संघीय लेवल के, केंद्रीय लेवल के, तो फिर हम उनसे ये वाला न्याय डिसीजन के तहत ना, अगर उनने हमें पर्डन दे दिया, पूर्ण माफी, तो उसने जो अपराध किया था ना वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, मतलब निर्दोष साबित हो जाएगा, बिल्कुल उसमें ये नहीं रहेगा किसने ये किया। ऐसे ज्यादातर मंत्री लोग ही कर सकते हैं। दंड का रूपांतरण, एक दंड से दूसरा दंड दे देना, लेकिन कम, जब हमें दंड को ना चेंज करना हो, कि अगर मान लो किसी को क्या हो गया है, मतलब मान लो कि किसी को 10 साल की सजा मिली है किसी जुर्म के लिए, तो उसका हमें दंड का रूपांतरण कर दिया, चेंज कर दिया दूसरे में। जैसे गर्भवती महिला को दंड की सजा मिली हुई है, तो उसके दंड को हमने चेंज कर दिया, कुछ और बदल दिया। सॉरी, अगर मैं एक और अच्छा उदाहरण देना चाहूँ तो फांसी की सजा मिली है, गर्भवती महिला है, तो उसके दंड को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, नहीं इसे क्या दिया जाए, आजीवन कारावास, ठीक है, लेकिन उसकी केयर भी की जाएगी। दंड का रूपांतरण हो गया। अब दंड में कमी भी कर सकते हैं, तो इसको रेमिशन कहते हैं, इसको कम्यूटेशन कहते हैं। राहत, रेस्पाइट, दंड स्थगन। तो ये जो है, ये वाले हम ना आर्टिकल 72 में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जान लो कि किसके पास ये अधिकार है, राष्ट्रपति। हाँ, न्याय संबंधी अधिकार,
ये सैन्य मामले, देखो इनके संबंध में है इनके पास ये अधिकार। कौन से? मृत्युदंड के मामले में, सेना न्यायालय के मामले में, केंद्र के अधीन जो भी अपराध होंगे ना वो मामले में आपको देखने मिलेंगे। और न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में भी आप कहाँ जा सकते हैं? राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की हेल्प ले सकते हैं। न्यायिक जांच के लिए भी एक नियुक्ति आयोग की गठन कर रहा है। क्लियर? तो ये जो है देखो हमने ये जो 3 पढ़े ना, ये 3 ही कारण हो सकते हैं किसके? राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है ना उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे न्याय दया नहीं, न्याय दया 72 में हम जब पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या है कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति को अच्छे से जान लें, तो राष्ट्रपति के पास ये राइट्स हैं। तो क्लियर? अब यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थान, देखो राष्ट्रपति की हम विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, तो विधायी नहीं न्यायिक शक्तियां पढ़ रहे थे। तो न्यायिक शक्तियां में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण पदों का, वो कौन करता है? राष्ट्रपति के आदेश ही होंगे। हटने की भूमिका, न्यायिक जांच की नियुक्ति, ये इनको जानना जरूरी है क्योंकि तभी तो तुम लोग आंसर करोगे। अब आपातकालीन शक्तियां भी हैं उनकी। देखो राष्ट्रपति हमने पढ़ा था आर्टिकल अनुच्छेद 53(2) में, क्या पढ़ा था? युद्ध की घोषणा कर सकता, युद्ध विराम कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 में है, और ये 356 में, और ये 360 में अनुच्छेद। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब देश का मामला, और देश के मामले में कैसा? युद्ध। आपातकाल कब लग सकता है? 3 कारण हमारे पास। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अगर हमने युद्ध कर लिया है किसी से, या किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया है, बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया है, या फिर हमारी सेना में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तब ही क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब देश का मामला। अब राष्ट्रपति शासन, इसमें मैं कंफ्यूज होती थी इसलिए बता रही हूँ। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। हमारे एमपी में भी लग चुके हैं 3 बार राष्ट्रपति शासन, जिसमें क्या होता है? पूरा प्रशासन फिर राज्यपाल के अंडर में आ जाता है, क्योंकि राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति पूरी व्यवस्था को संभालता है, इसके देखरेख में राज्यपाल की पूरा प्रशासन वो दौर पर चलेगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। मतलब आर्थिक संकट से हम जूझ रहे थे एक समय में 1990-91 के टाइम में, लेकिन पर हमारे यहाँ लगा नहीं। पैसे की कमी, हमारे बैंक पूरे उसमें गोल्ड कम हो जाए तो ये तब लगे। देखो उस समय 1991 में क्या हुआ था ना, 90 में हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ही सोना बचा था, तो मतलब खत्म होने वाला था, तो वो आपातकाल लग जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारे जितने भी बहुत सारे लोग हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लोगों की पेमेंट तो छोड़ो, वैसे तो मंत्रियों के पेमेंट कम हो जाएंगे सभी के, पर अभी तक लगा नहीं हमारे यहाँ पे। तो ये जो हम आपातकाल वाला प्रावधान 18 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बात करें सैन्य शक्तियाँ, क्या है सैन्य शक्तियाँ? देखो हमने पढ़ा ही है 53 में, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सेनाओं का? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडेंट। अरे यार बार बार मैं ये कर रही हूँ, चलो ठीक। तो क्या है? सेनापति। और सेना के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जब हम आपातकाल पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से जानेंगे। सैन्य मामलों में नियंत्रण, हालांकि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इनमें काम करते हैं, परंतु उसका भाई हमने कहा कि नहीं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? हाँ, तो वो जितनी भी चीजें हैं ना संघ के मामले की, तो सारी पावर्स राष्ट्रपति के हाथ में है। क्लियर? बाकी काम वो किनके माध्यम से करवा रहा है? बहुत सारी चीजों के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से। मंत्री एक विभाग ही है। ठीक, बात करें सैन्य न्यायालय संबंधी शक्तियां 72 में जब बहुत अच्छे जानेंगे, जिसमें हमने अभी 5 जाने, बर्डन जाना, पूर्ण माफी, और अच्छे से वहां पे जानेंगे। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, 111 में ना वीटो शक्ति है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा हम और अच्छे से जान लें, थोड़ा क्लियरली हमें इतनी बात तो जान लें कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति है ना, एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, तो ये होता क्या है कि कोई भी विधेयक, कानून अगर बन रहा है
तो उसके संबंध में वो स्वीकृति दे सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये मतलब जैसे हमने कोई बिल भेजा, मतलब संसद मान लो, संसद कोई बिल भेजी कानून बनाने के लिए, तो वो राज्यसभा लोकसभा में पास हो गए। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय ये है ना साइन करने का, तो साइन करे ना करे या फिर फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो ये वाला राइट किसमें आ रहा है? वीटो। वीटो पावर जो है 111 में बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यही बताएंगे तो भी दिक्कत है। बाकी यहाँ पे तुम एक छोटी समझ बना लो क्या है ये। देखो पूर्ण वीटो, जिसे पूर्ण अस्वीकृत कहते हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। तो है क्या इसमें कि अगर हमने मतलब राष्ट्रपति किसी बिल पर क्या कर रहा है, उसे मतलब पास अपने स्वीकृति नहीं दे रहा है, तो वो पूर्ण रूप से अस्वीकृत होगा। ऐसा वो ज्यादातर गैर सरकारी मामलों में ही करते हैं, अगर गैर सरकारी विधेयक आए हैं या फिर सरकार गिरने वाली हो तभी ऐसा कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर मामले में मतलब विधेयक जो है पास नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ज्यादा पावरफुल हमने राष्ट्रपति को भी नहीं बनाया है हर चीज में। तो राष्ट्रपति के पास ये वाले मामले सिर्फ गैर सरकारी में ज्यादा वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करें सस्पेंसिव वीटो, स्थगन वीटो, पुनर्विचार वीटो, क्या है ये कि देखो राष्ट्रपति को लगा कि ये जो बिल है, ये कानून है, इस पर और विचार हो जाना चाहिए, तो फिर से उसने साइन नहीं करेगा और विचार के लिए भेज देगा। और संसद सोचेगी, अगर वो उसमें या तो फिर संशोधन करके फिर भेजेगी, तो तब तो साइन करने पड़ेंगे क्योंकि दोबारा भेजा है। लेकिन अगर पहली बार भेजा है तो पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकता है किसके, इसके पास, लोकसभा या राज्य संसद के पास। बात करें एक पॉकेट वीटो होता है उसके पास, ये वाली पावर थोड़ी ज्यादा ठीक लगती है क्योंकि उनमें क्या है कि उसमें मजबूरी में करना ही पड़ता ज्यादातर। लेकिन पॉकेट वीटो में क्या है, इसमें क्या है कि वो मतलब उस बिल को अपनी जेब में रख लिया समझ लो, और अनिश्चित काल के लिए, कि ये नहीं कह सकते कि कब तक रखे, कब साइन करोगे सर, कब साइन करोगे। तो वो उनका ये है कि कब ये बिल पास करेंगे होगा, फिर उसे पॉकेट वीटो कहा गया कि हमारी जेब में है, अब हम बाद में सोचेंगे करना है कि नहीं। क्लियर? तो पॉकेट वीटो उनके लिए ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले में उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, जैसे सांसद हाँ इन्होंने क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2006 में किया था, इसे सांसद योग्यता अधिनियम के संबंध में। दूसरा पहले वेतन के संबंध में हुआ था, इनके इन्हीं के सांसदों के वेतन के संबंध में, वेतन भत्ते के संबंध में बिल गया था कि इनके वेतन बढ़ने चाहिए, तो उसे भी पॉकेट वीटो में इस्तेमाल किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति के पूरे पावर्स को जाना, कि यहाँ पर अलग अलग हमने न्यायिक, पहले हमने पढ़ा कार्यपालिकी शक्ति, फिर विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति, और हमने पढ़ा वीटो पावर। क्लियर? तो ये जो चीजें थी हमने एक अच्छा रफ आइडिया तो लगा लिया है, जब हम उस आर्टिकल में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।